हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 115। इससे पहले ऑलरेडी हमने 114 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल करंट अफेयर से सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, किस राज्य में निकल, कॉपर और प्लेटिनम समूह के तत्वों का बड़ा भंडार मिला है? सवाल है, किस राज्य में निकल, कॉपर और प्लेटिनम समूह के तत्वों का बड़ा भंडार मिला है? विकल्प है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही विकल्प है ई विकल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं। महाराष्ट्र में निकल, कॉपर और प्लेटिनम समूह के तत्वों का बड़ा भंडार मिला है और इसकी खोज का श्रेय डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में निकल, कॉपर और प्लेटिनम समूह के तत्वों का बड़ा भंडार मिला है जिसकी खोज का श्रेय डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड को कंपनी को जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताना है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प है जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिद्धू गांव में चिनाब नदी पर स्थित एक नदी परियोजना है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो याद रखना है सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये परियोजना बहुत पहले लाई गई थी लेकिन पाकिस्तान के आपत्ति के बाद इसे बंद कर दी गई थी। फिलहाल इसे फिर से शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो ये न्यूज में है, इसीलिए सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के सिद्धू गांव में ये चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। किस जिला में? तो रामबन जिला। गाँव पूछे तो सिद्धू गाँव, इससे ज़्यादा डिप्ली तो पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि करंट अफेयर से सवाल है और ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से कि इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता होगा वो 1856 मेगावाट का होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक मिथुन किस राज्य में पाए जाते हैं? सवाल है, भारत में सबसे अधिक मिथुन किस राज्य में पाए जाते हैं? विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग को जब हम क्लास 9th का जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, क्लास 9 का आई थिंक 10th का, तो वहाँ पे हमने बताया था है ना कि ये सब प्रजाति जो है मिथुन है ना, गौर है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ये विलुप्त जाति है, प्रजाति है या फिर विलुप्त है या फिर संकटग्रस्त है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मिथुन क्या है। एक पक्षी है, एक जानवर है, ठीक है, या फिर किसी पहाड़ पर्वत का नाम है? ये क्या है आपको कमेंट करके बताना है, मिथुन क्या है। ठीक, तो सबसे पहला तो सवाल आप लोग से ही है कि भारत में सबसे अधिक मिथुन किस राज्य में पाए जाते हैं? विकल्प दे रखा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ए विकल्प यहाँ पे सही है। भारत में सबसे अधिक मिथुन अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दो भारतीय राज्य हैं जहाँ का राजकीय पशु मिथुन है। ठीक है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दो ऐसे भारतीय राज्य हैं जिसकी राष्ट्रीय जो पशु है वो क्या है? मिथुन है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और ये भी पॉइंट ध्यान रख सकते हैं यहाँ से कि वर्ष 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में दुनिया की 95% मिथुन आबादी है भारत में। ठीक है, 95%, बहुत बड़ी मात्रा है ना।
चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है पैंगोंग तसो झील किस राज्य में स्थित है। सवाल है पैंगोंग तसो झील किस राज्य में स्थित है। विकल्प दे रखा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए विकल्प लद्दाख। पैंगोंग तसो झील ये लद्दाख राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये पैंगोंग तसो झील याद रखिएगा ये खारे पानी की झील है। ठीक है ना, ये एक खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, जैसे संयुक्त अभियान दल ने पैंगोंग तसो क्षेत्र लद्दाख क्षेत्र में माउंट सेर्रा 3 और माउंट कंगारी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से, ये इसकी जो ऊंचाई है ना पैंगोंग तसो झील का, यहाँ पे तसो होना चाहिए था, इसकी ऊंचाई जो लगभग है वो 4350 मीटर की है। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पीलीभीत टाइगर रिजर्व से होता है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पीलीभीत टाइगर रिजर्व से होता है। ऑप्शन है गोमती नदी, यमुना नदी, तेल नदी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है। कई बार आप लोग हम बता चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ये वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, गोमती नदी का, यमुना नदी का या फिर तेल नदी का। सही आंसर है इसका ए ऑप्शन गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत टाइगर रिजर्व से होता है। ठीक है ना, और यहाँ से एक सवाल है करंट अफेयर्स का, वो ये ध्यान रखना है कि एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में जो स्थित है में बाघों की संख्या बढ़कर लगभग 80 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे जो भी बाघों की जो संख्या की जनगणना हुई थी, सर्वेक्षण हुआ था, वहाँ पे देखेंगे तो बाघों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, 80 हो गई है। और यहीं से गोमती नदी का उद्गम भी होता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा भारतीय मानक समय कितने पर स्थित है, 82.5 डिग्री। ठीक है, और ये कितना की बात हो रही है यहाँ पे, 92 डिग्री की बात हो रही है। तो डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस आप देखेंगे तो लगभग 8 और 1 9, यानी कि 9.5 डिग्री का अंतर है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री कवर करने में पृथ्वी कितना समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करें तो 9 × 36 और 8 2 36 37 38 मिनट। ठीक है, तो 38 मिनट आप देखेंगे पूर्वी देशांतर बोल रहा है तो आगे होगा 38 मिनट, कितना से, 10 बजे से। तो 10 बजकर कितना टाइम हो रहा होगा, 38। तो 10:38 कहाँ पे दिख रहा है, बी विकल्प में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन था। भारतीय मानक समय के अनुसार, जो कि भारतीय मानक समय के अनुसार आप देखेंगे पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, अर्थात ये 82.5 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो 10 बज रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे 92 डिग्री पर कि पूरी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या रहा होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 82.5 डिग्री का मानक समय उस समय 10 बज रहा होगा, तो कितना डिग्री आगे दिख रहा है, 9.5 डिग्री का। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना समय लेता है, यहाँ पे 4 मिनट का समय लेता है। तो 4 मिनट का समय लेता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 38 मिनट। और पूर्वी देशांतर की बात हो रही है तो आगे जाएंगे हम लोग, आगे मतलब 10:38। अगर पश्चिमी देशांतर बोलता तो हम लोग हटा देते। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। सवाल है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। जब भी इस तरह का सवाल आता है ना तो मैं बार बार कहता हूं कि मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब पता होना चाहिए कि भूटान कहाँ पर है। ठीक है ना, तो अब देखेंगे ऊपर में सिक्किम क्या याद आ रहा है, थोड़ा सा इस तरीके से करके उठा हुआ भाग है। इधर आप देखेंगे तो भूटान है, इधर देखेंगे तो नेपाल है ना। ये तो कुछ बंदर वगैरह बन गए इधर।
चलिए जैसा भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इधर बिहार आपको दिखेगा, तो यहाँ पर ये सिक्किम है और यहाँ पे भूटान है, ठीक है। इधर नीचे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। तो पूछा है कि भूटान राष्ट्रीय सशस्त्र सीमा नहीं मिलती है, तो देखिए सिक्किम तो लगता है क्योंकि सिक्किम तो सटा ही हुआ है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, तो इसका भी सीमा लग रहा होगा। और देखेंगे मेघालय तो नीचे है बिल्कुल ही, आसाम से भी ये, हाँ आसाम से भी नीचे देखेंगे कुछ इस तरीके से नीचे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय इसका सही आंसर होगा, सॉरी मेघालय बी विकल्प सही है, ठीक है। सिक्किम का लग रहा होगा, सिक्किम का नेपाल से भी लगता है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो भूटान से भी लगता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का सीमा भूटान से लग रहा है, जबकि मेघालय का सीमा तो देखेंगे कि असम से भी नीचे है, इसकी सीमा आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक। किसका, मेघालय का। चलिए आगे देखते हैं। और बाकी यहाँ पर पूरा डिटेल्स ही लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक है। और भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का लगता है, जो कि 267 किलोमीटर है। बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगला सवाल है, हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। बताना है हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, अर्थात सबसे पुरानी जो श्रेणी है वो कौन है। शिवालिक है, वृहत हिमालय श्रेणी है, या फिर निम्न हिमालय है। तो आप लोगों को पता होगा सबसे नवीन कौन सा है, शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन माना जाता है, जबकि सबसे पुराना कौन सा होगा, वृहत वाला होगा, अर्थात बी विकल्प सही है। यहाँ पे वृहत जो है ये हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, ठीक है। इसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद फिर शिवालिक, ठीक है ना। याद रखिएगा, वृहत, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी कल्प के विभिन्न युगों में हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी कल्प के विभिन्न युगों में हुआ है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से देखेंगे सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है, प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो वृहत हिमालय श्रेणी है, सबसे नवीनतम शिवालिक श्रेणी है, ठीक। चलिए बाकी डिटेल्स यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है। विकल्प है काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, लद्दाख पठार, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है इसका लद्दाख पठार, सी विकल्प सही है यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है, ठीक है। आइए थोड़ा सा विकल्प ये थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा देख लें। यहाँ पे देखिएगा, अक्साई चीन की अवस्थिति भारत और चीन की सीमाओं के सम्मिलन संधि पर स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है, ठीक है। तो ये अब देखेंगे यहाँ से 1962 के युद्ध में चीन ने क्या किया था, यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र बना हुआ है, अक्साई चीन ये वाला क्षेत्र। और यहीं पर आप देखेंगे तो लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही क्या है, अवस्थित है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, रबी की फसलों को बोया जाता है। सवाल है, रबी की फसलों को बोया जाता है, कब बोया जाता है। अक्टूबर से नवंबर तक, दिसंबर से मार्च तक, जुलाई से अगस्त तक, या एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है। फसलों को बुआई कब की जाती है, अक्टूबर से नवंबर तक, अर्थात यहाँ पे ये विकल्प सही होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत में अब देखेंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती हैं। कौन कौन, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा यहाँ पे नोट्स में नहीं दिया गया है वैसे, चलिए थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 3 तरह की फसलें हैं, कौन कौन सा है। एक तो है आपका रबी फसल, ठीक है। पहला है आपका रबी फसल। दूसरा है आपका खरीफ फसल।
तीसरा है आपका जायद फसल। मुख्य रूप से इसे पढ़ना क्या है हम लोग को, पढ़ना ये है कि इसकी बुआई कब की जाती है, ठीक है, फिर इसकी कटाई कब की जाती है, और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, है ना, इसमें देखेंगे फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये कटाई, बुआई, कटाई और फसलें कौन कौन सी ये इसमें देखना है। तो सबसे पहले बात है रबी फसल का कि इसकी बुआई कब की जाती है। तो इसका बुआई किया जाता है अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, ठीक है, रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, जबकि इसका कटाई मार्च से लेकर के अप्रैल तक किया जाता है, ठीक है। इसे फसल कौन कौन से आते हैं, तो फसल बहुत सारे आते हैं, है ना, तो इसमें से प्रमुख रूप से गेहूँ, जौ, चना, ठीक है, मटर, सरसों, इसके अलावा आप ले सकते हैं मसूर, आलू, है ना, ये सभी। चलिए इसके अलावा देखिएगा खरीफ फसल के बारे में बात करें तो खरीफ फसल की जो बुआई की जाती है जून से जुलाई में किया जाता है, जून से जुलाई के बीच में, ठीक है, जो कि कटाई से किया जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। अब इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं खरीफ फसल के, तो इसे चावल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चलिए इसका एग्जाम्पल में ले लेते हैं, चावल, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, और अब ले सकते हैं तिल, तिल के अलावा ले सकते हैं आप मूंगफली। तो कुछ ऐसे उदाहरण जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं बात करें जायद फसल का, ठीक है, तो जायद फसल जो है ना इसकी जो बुआई की जाती है जनरली अब देखेंगे तो मार्च, इसका जो सेशन ही कह सकते हैं कि इसका जो सेशन होता है ना मार्च से लेकर के जून तक होता है, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन वो जो फसल होता है जिसको कहते हैं वो वाला, तो ये मार्च से लेकर के से आप लोग देखेंगे जून तक, ठीक है। इसी के दौरान इसे काट लगाया भी जाता है और काट भी लिया जाता है, नहीं कह सकते हैं एक ग्रीष्मकालीन फसल होता है ये जायद फसल। इसे उदाहरण आप क्या क्या ले सकते हैं, तो उदाहरण में ले सकते हैं जैसे कि तरबूज है, ठीक है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ठीक है, ककड़ी है आपका, खीरा है, ठीक है, भिंडी है, ठीक है ना, ये सभी देखेंगे तो ये सभी जो है ना ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं, और ये मार्च से लेकर के जून के बीच में ही लगाया भी जाता है, और इसी के दौरान इसे एक्चुअली में होता क्या ना कि काटने का तो इसको खास समय होता नहीं है ना, क्योंकि जैसे खीरा लगा तो वो फलते जा रहे हैं तोड़ते जा रहे हैं, फलते जा रहे हैं तोड़ते जा रहे हैं, है ना, तो इसीलिए इसे काटने का कोई समय नहीं होता है, ठीक है। तो मार्च से लेकर के जून के बीच में इसका खेती की जाती है, सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण रूप से, अगर कहीं से कुछ पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अवक्षय के कारण निर्मित हुई हैं, ठीक है, निर्मित हुई हैं। विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है रेगुर मिट्टी, अर्थात विकल्प नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष करके आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश तथा साथ ही साथ तेलंगाना के क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं, थोड़ा बहुत आपको कर्नाटका में भी देखने को मिलती हैं,
ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? बताना है आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आल्प्स पर्वत किस महादेश में स्थित है। तो ये यूरोप महादेश में स्थित है। ठीक है, खास करके आल्प्स जो पर्वत है ना, श्रेणी है ना, ये मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार आप देखेंगे तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ कहाँ? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, इसका मुख्य रूप से विस्तार देखेंगे तो इन 4 देशों में है। और इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? मॉन्ट ब्लैंक है। ठीक है, मॉन्ट ब्लैंक इसकी सर्वोच्च चोटी है। और आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये इंग्लैंड में स्थित नहीं है, आपको याद रखना है। दिए गए विकल्प में से सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा कि आल्प्स पर्वत श्रेणी ये इंग्लैंड देश का हिस्सा नहीं है, जो कि फ्रांस का है, जर्मनी का है, स्विट्जरलैंड में भी स्थित है और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया में भी कुछ वैसे हिस्से देखने को मिलते हैं। और इसकी सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? मॉन्ट ब्लैंक है आल्प्स पर्वत का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा सोन दोआब के अंतर्गत नहीं आता है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा सोन दोआब के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है कैमूर, जमुई, रोहतास, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी विकल्प, जमुई। जमुई गंगा सोन दोआब के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कैमूर और रोहतास ये गंगा सोन दोआब के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कुछ मैप ऐसा होगा बिहार का, कुछ ऐसा अगर ये बिहार है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बिहार होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि ये वाला जो है इस तरह से गंगा प्रेस कर रही है और यहाँ से सोन आया हुआ इस तरीके से मिला हुआ है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसे ही कहा जाएगा गंगा सोन दोआब क्षेत्र। तो यहीं पर देखेंगे कैमूर रोहतास से इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जबकि जमुई कहाँ पर है? इधर स्थित है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है बिहार के भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सवाल है बिहार के भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है भागलपुर, बांका, कटिहार, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भागलपुर। बिहार के भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर में ही स्थित है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले आते हैं। कौन कौन सा? भागलपुर और बांका। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 ही जिले आते हैं, भागलपुर और बांका, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर में ही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः उत्तर बिहार में पाई जाती है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः उत्तर बिहार में पाई जाती है? विकल्प है टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, तराई मिट्टी, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बात हो रहा है यहाँ पे कि कौन सी मिट्टी मुख्यतः उत्तर बिहार में पाई जाती है। उत्तर बिहार में तो याद रखिएगा उत्तर बिहार की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है पर्वतपदीय मिट्टी, इसके बाद नाम आता है तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक है नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बात समझ में आया? उत्तर बिहार की प्रमुख मिट्टियों में पर्वतपदीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ये 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उत्तर बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पूछा जा रहा है उत्तर बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो टाल मिट्टी नहीं है, कगारी मिट्टी नहीं है, तराई मिट्टी है, अर्थात यहाँ पे सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार में देखेंगे तो बिहार का दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी और कगारी मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा बिहार के दक्षिण बिहार में, ठीक है,
दक्षिण बिहार में टालमिटियर कगारी मिट्टी पाई जाती है, जबकि ये उत्तर बिहार में इन 4 मिट्टियों की प्रधानता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात रोहतास जिला में स्थित है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात रोहतास जिला में स्थित है। विकल्प है दुर्गावती जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे देखा जाए तो रोहतास में कई जलप्रपात हैं। ठीक है, इनमें से दुर्गावती जलप्रपात भी है, धुआं कुंड जलप्रपात भी है और तुतला भवानी जलप्रपात भी। ये तीनों जलप्रपात आप देखेंगे कि रोहतास जिला में ही स्थित है। विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। बताना है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। 30 मीटर, 39 मीटर, 20 मीटर, या फिर यहाँ पे होना चाहिए था 1 से अधिक। विकल्प थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे सी कर दे रहे हैं और यहाँ पे डी है 1 से अधिक। चलिए तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए। ठीक है, 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, मृदा अपरदन प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है जिसका इन दिनों सामना किया जा रहा है। मृदा संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला नीचे उल्लिखित है। गलत विकल्प का चयन करें। पहला है फसल चक्र, छती खेती, अत्यधिक चराई, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये है, बताना है आपको सिंपल सा कि ये मृदा संरक्षण के तकनीकों में कौन सा शामिल है। जो नहीं है उसको यहाँ पे आपको टिक करनी है। तो क्या मृदा संरक्षण के तकनीकों में फसल चक्र को शामिल किया जाता है, छती खेती को शामिल किया जाता है, या फिर अत्यधिक चराई को शामिल किया जाता है। इसमें से कौन नहीं किया जाता है, गलत विकल्प जो होगा उसको आपको यहाँ पे टिक करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मृदा संरक्षण करने के लिए जो तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसमें कई ऑप्शन है हमारे पास जिससे मृदा संरक्षण किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझाएं, जैसे बांध बनाना है ना, वृक्षारोपण करना, ठीक है, बाढ़ का नियंत्रण करना, ठीक है, अत्यधिक चराई पर रोक लगाना, ठीक है, सीढ़ीदार खेती करना, पट्टीदार वाला खेती करना, छती खेती करनी, समोच्च रेखीय जुताई करना, है ना, सस्यावर्तन जो होता है वो उसकी खेती करना। ठीक है, तो इस तरीके से कई ऑप्शन है हमारे पास जो मृदा संरक्षण करने के लिए तकनीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मृदा संरक्षण करने का जो तरीका है फसल चक्र है, ये विकल्प सही है। छती खेती भी जो किया जाता है वो भी सही है, लेकिन अत्यधिक चराई करने से मृदा संरक्षण नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत विकल्प है। तो विकल्प यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, सी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने अर्थात मृदा संरक्षण के लिए भिन्न भिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, फसल चक्र, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि, छती खेती, समोच्च रेखीय जुताई तथा सस्यावर्धन आदि है। अतः यहाँ अत्यधिक चराई गलत विकल्प है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में आम्र वर्षा अर्थात मैंगो शॉवर्स की घटना किस ऋतु से संबंधित है। ये कब होता है मैंगो शॉवर्स, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा में, या फिर अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है बी ऑप्शन, ग्रीष्म ऋतु। भारत में आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु की घटना है या फिर ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। बी विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल है, जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कृषि प्रणाली है जिसमें खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि में या फिर ऑर्गेनिक जो फार्मिंग किया जाता है ना, एक कृषि प्रणाली है ये, इसमें उपयोग किया जाता है किस चीज़ का, जैविक खाद का, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का, या फसल चक्र किया जाता है इसमें, या फिर एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीव होते हैं इसका यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का जैविक कृषि में प्रयोग नहीं किया जाता है, फसल चक्र यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रोचक तथ्य में जो दिया हुआ है,
इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुवांशिक जो रूपांतरण है ना, ये नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, जैसे कि जैविक कृषि एक कृषि प्रणाली है जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और पारिस्थितिकी चक्रों पर निर्भर करती है, और इसमें सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों और कृत्रिम हार्मोन के उपयोग से बचा जाता है। इसके बजाय जैविक खाद, फसल चक्रण, हरी खाद और अन्य प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहला है कि सिंथेटिक इनपुट का अभाव। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशियों या सिंथेटिक योजक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। किसमें? जैविक कृषि में। आगे है जैविक पदार्थों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए पशु खाद, हरी खाद, फसल अवशेष, कंपोस्ट और जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना। जैविक खेती पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाओं जैसे जैव विविधता और प्राकृतिक चक्रों पर निर्भर करती हैं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, यहाँ पर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, यह स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पौधे, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देती हैं। कौन सा? जैविक कृषि। कृषि पद्धतियाँ इसमें कैसे की जाती हैं? तो इसमें फसल चक्रण, मिश्रित फसल, एक ही खेत में कई फसलें उगाना, और सह फसल, एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना जैसी प्रथाएँ इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, बी वाला, वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी ए और सी गलत है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।